अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ईशल हेयर। और अब तक जो एटॉमिक मॉडल्स हम स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ते आ रहे हैं वो सब गलत है, क्योंकि साइंटिस्टों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये प्रूफ कर दिया है कि प्रोटॉन्स जो एटम्स में पाए जाते हैं उनका एक्चुअली में फंडामेंटल स्ट्रक्चर ही गलत है। उनके हिसाब से प्रोटॉन्स में अप और डाउन क्वार्क्स के साथ चार्म क्वार्क्स भी प्रेजेंट होते हैं। बट इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इस चार्म क्वार्क का मास प्रोटॉन के मास से 1.5 टाइम्स ज़्यादा है। इट्स मीन के चार्म क्वार्क के प्रोटॉन के अंदर होने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हैं। बट इट इज़ प्रैक्टिकली प्रूवन कि ऐसा हो सकता है, और एटॉमिक मॉडल्स के साथ शुरुआत से ही ऐसा होता आ रहा है। देखो 1900s में ना लोगों को लगता था कि एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन 1911 में रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया कि एटम के अलावा और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, और रदरफोर्ड ने उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की एग्जैक्ट पोजीशन और उनकी वर्किंग को भी फाइंड कर लिया। टिल 1900 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड करने के लिए रदरफोर्ड ने एक फेमस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स को एक गोल्ड फॉइल से कोलाइड करवा दिया, जिसमें उसने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास कर गए हैं और कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो बाउंस बैक हो रहे थे, यानी कि रिपेल हो रहे थे। अब इन पार्टिकल्स का रिपेल करना ये साबित कर रहा था कि जिस पॉइंट से वो पार्टिकल रिपेल हो रहे हैं वहाँ कोई ना कोई तो पॉजिटिव चार्ज है। इसी एक्सपेरिमेंट की बेसिस पर रदरफोर्ड ने एक नया एटॉमिक मॉडल पेश किया, जिसमें उसने बताया कि एटम के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। रदरफोर्ड का यह एटॉमिक मॉडल अभी भी इनकम्प्लीट था, उसमें कुछ मेजर फ्लॉज थे। उन मेजर फ्लॉज को ख़त्म करने के लिए उन्हीं के एक स्टूडेंट नील्स बोहर ने उनके मॉडल में कुछ चेंजेस की। दरअसल रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स एक न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, और जिसमें क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग वो अपनी मूवमेंट के साथ साथ अपनी रेडिएशंस भी एमिट करते हैं। इसी रेडिएशन एमिट करने की वजह से उनकी एनर्जी कम से कम होती जाती है और एट दी एंड वो न्यूक्लियस में टकरा जाते हैं, और जिसकी वजह से एटम अनस्टेबल हो जाता है। इसी अनस्टेबिलिटी के फ्लॉ की वजह से रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को गलत साबित कर दिया गया। बट आफ्टर 2 years टिल 1913 उन्हीं के स्टूडेंट नील्स बोहर ने एक नया एटॉमिक मॉडल पेश किया। उस एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन वो अपनी एनर्जी सिर्फ तभी रेडिएट करते हैं जब उन्होंने एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करना हो। अब ये थ्योरी जेन्युइन एक्सपेरिमेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा वाइडली एक्सेप्ट की गई। उसके बाद साइंटिस्टों ने सोचा कि हम इससे मज़ीद आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाइंड कर लिए हैं और उनकी वर्किंग भी फाइंड कर ली है। अनटिल साल 1936 एक फेमस साइंटिस्ट ने एक ऐसा पार्टिकल डिस्कवर किया कि जिसकी प्रॉपर्टीज तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसी थी, लेकिन उसका मास इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा था। मैं बात कर रही हूँ साल 1936 के कॉरल डेविड एंडरसन की, जिसने एक एक्सपेरिमेंट के तहत वाटर वेपर्स को फ्रीज करके ऑलमोस्ट क्लाउड शेप में बना दिया, जिसके थ्रू उसने हाईली एनर्जाइज पार्टिकल्स को पास करवाया, और उसने डिटेक्ट किए कुछ इलेक्ट्रॉन्स जैसे ऐसे पार्टिकल्स कि जिनके ऊपर चार्ज तो नेगेटिव था, लेकिन उनका मास इलेक्ट्रॉन से भी ज़्यादा था। इसलिए उन्होंने इन पार्टिकल्स को नए पार्टिकल्स के तौर पर क्लासीफाई किया और उनको नाम दिया मोन्स का। ऐसे ही अगले कई सालों में साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा सबएटॉमिक पार्टिकल्स इजाद कर लिए और इन पार्टिकल्स की तादाद बढ़ती चली गई। उसके बाद कुछ साइंटिस्ट ने सोचा कि आज तक जिन पार्टिकल्स को फंडामेंटल माना जा रहा है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जो पार्टिकल्स हमने फाइंड किए हैं वो भी किसी और पार्टिकल से मिलकर बने हों। इसी बेसिस पे साल 1964 पर एक थ्योरी पेश की गई। वो थ्योरी जानने के लिए वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आई तो वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।